अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार हैं। अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों। धर्म है ना, देखिए धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग। हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है, हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई। अभी ये जो नफरत देश में फैल रही है, जैसे आपने देखा ट्रेन से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक पहुँच गई है। आप देखिए जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स है, ये ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज के लिए कहाँ टीवी देखा जाता है? देखते कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोग एंकर्स जो है एक्टर्स बन चुके हैं। राष्ट्र की जनता की बात करते हैं, उनके दुखों की बात करते हैं, उनके बीच में प्रेम की बात करते हैं। तो मुझे लगता है उससे बड़ा राष्ट्रवाद और कुछ नहीं। एक हिंदू तबका भी नहीं, उसमें एक अपर कास्ट महिलाओं को लेके हो या दलितों को लेके हो या मुसलमानों को लेके उनके विचार बड़े साफ हैं। बहुत सारी साजिशें चल रही हैं कि उन्हें बरगलाया जाए, कि मीडिया का जो रोल रहा है तोड़फोड़ करने की, उनके बीच फूट पैदा करने की जो कोशिशें रही, सबकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें लालच दिए जा रहे हैं। अपर कास्ट इंडिया जिसमें हिंदू धर्म की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसमें दलित वंचित पीड़ित जो है वो कहीं फिर हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं, ये अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों को, इनके कपड़ों से पहचान लेंगे। तो ये सब चीजें, ये बयानबाजी, ये सब बाहर आपको क्लियरली नजर आती है। हर समस्या की दवाई बीजेपी के पास। देखिए धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग, धर्म सिखाता है एक ऐसे रास्ते में जिसमें सब प्रेम हो। तो यहाँ पे तो हमें प्रेम ही नहीं दिख रही है, दिख रहा है हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है। हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है। तो बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें हमें बिल्कुल संवेदनशील होकर इसमें सोचना पड़ेगा। ये जो नफरत देश में फैल रही है, जैसे आपने देखा ट्रेन से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गई, ये मीडिया का भी हिस्सा है क्या? हरगिज इसमें ये मीडिया का रोल है। आप देखिए जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स है, उस पे जो डेली ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज़ के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है? बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं, उसी के लिए आप टीवी चैनल भी ऑन करके देखते कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोगों को, मतलब इस तरीके से एंकर्स जो हैं एक्टर्स बन चुके हैं। तो मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है ही। अगर जनता की बात करें, उससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र की जनता की बात करते हैं, उनके दुखों की बात करते हैं, उनके बीच में प्रेम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक हिंदू तबका भी नहीं, उसमें एक अपर कास्ट का जो रूल है, धीरे धीरे आप देखेंगे रिजर्वेशंस के खिलाफ भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, जबकि अभी भी रिजर्वेशन का सबको जो है उस लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको जो है चाहे वो महिलाओं को लेके हो या दलितों को लेके हो या मुसलमानों को लेके, उनके विचार बड़े साफ हैं और यही चीज़ है जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती। बड़े कई नेता हैं जो महात्माओं के, संतों के पैरों में जा रहे हैं। देखिए वही उसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि कौन सच्चे समाजवादी लोग रहे हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख मिल रही है, उनकी विरासत के जो क्या विचार हैं जिसको हम आज इस्तेमाल करके अपना आगे का जो जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग, तो उसका जो रास्ता है अभी हमें युवाओं के कंधों पर, मीडिया और आप जैसे पत्रकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के दौर में। तो हमें उसी को समझने की ज़रूरत है जिसमें गांधी आते हैं, अंबेडकर आते हैं, नेहरू आते हैं और तमाम ऐसे नेता आते हैं, शास्त्री जी भी, इस तरीके के कई सारे ऐसे हुए हैं, प्रधानमंत्री और कर्पूरी ठाकुर जी की जो सिंप्लिसिटी, नए तरीके से भी हमें अपने नए एजेंडा सेट करने की जरूरत है। जो पिछड़े हैं, जो देश में हालात बने हुए हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इनका एक बड़ा तबका उस तरफ जा रहा है। तो क्या पिछड़े अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हो पाए हैं या ये नेता उनको जागरूक नहीं कर पाए हैं? क्या वजह है? देखिए जो अभी 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा के जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहाँ से अभी अपना संगठन, की एक बड़ी आबादी जी बिल्कुल बहुत बड़ी आबादी है और वो बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत सारी साजिशें चल रही हैं कि उन्हें बरगलाया जाए और भटकाया जाए। जो आप बता रहे हैं कि मीडिया का जो रोल रहा है, तोड़फोड़ करने की, उनके बीच फूट पैदा करने की जो कोशिशें रही हैं, पिछड़ों के अंदर ही ऐसे सबकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी एक तरह से कई तरीके के लालच दिए जा रहे हैं और इस तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश की जो जनता है उन्हें एहसास भी हो रहा है और उन्हें एहसास दिलाने की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बोला कि जो मजदूर नेता, किसान नेता, छात्र नेता,
दलित आदिवासी पिछड़ों के नेता और मीडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज के, उनकी जो इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की लड़ाई है, और जो मिनिमम वेज तक आज इस देश में मिलता नहीं है लोगों को, तो ये कई सारे बड़े और असली मुद्दे हैं। आरक्षण का जिक्र किया जी, कई बार हमने भी खुद देखा कि आरक्षण का विरोध करने कई जगह पिछड़े भी आ जाते हैं। क्या उनको आरक्षण की अहमियत या उनको पता नहीं है अभी तक कि आरक्षण हमको मिला हुआ? तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि पिछड़े भी विरोध में आ जाते हैं आरक्षण? मैंने तो खैर बहुत कभी खास देखा नहीं कि पिछड़े विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग उसका विरोध करते हैं, तो उन्हें उस तरीके की जो है नहीं, उस तरीके से उन्हें एक्सपोज किया गया है शायद, और वो नहीं खुलकर इस बारे में स्वीकार करना चाह रहे हैं। वो भी एक तरह से एम.एन. श्रीनिवास ने कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन का, यानी आप अपर कास्ट को कॉपी करते हैं ताकि समाज में आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिले, आपको ज़्यादा स्वीकार किया जाए। तो हो सकता है स्वीकार होने के लिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम इस दौर में हैं या इस स्टेज पे हैं कि हमें आरक्षण पर ही सवाल उठाना चाहिए। और मैं EWS या उस तरीके के आरक्षण के भी खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट अगर आप कर्पूरी जी का देखेंगे तो 26% जो रिजर्वेशंस था उसमें 3% सवर्णों के आर्थिक जो पिछड़े हैं उनके लिए भी उन्होंने सोचा था, और महिलाओं के आरक्षण के लिए भी सोचा था, और जो पिछड़े दलित और आदिवासी उनके लिए तो सोचा ही था। तो जितने भी कमज़ोर तबके हैं उन सबको अभी न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक स्तर से उनको एक बराबरी मिलनी चाहिए। और आर्थिक रूप से जो देश में गैर बराबरी बढ़ रही है उसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। बिलियनर्स की संख्या ज़रूर बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे दिल्ली में मर्सिडीज़, BMW और इन सब की तादाद ज़रूर बढ़ रही है, और ये कोरोना के बाद और भी बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो होमलेस की संख्या है, जो बेघर की संख्या है, जो भूखमरी की संख्या है, वो भी बड़ी है। लेकिन मैम ये बताइए, मणिपुर में जो चिरण हुआ था, पहले कभी आपने देखा था ऐसा? जबकि मोदी जी कहते हैं लाखले की प्राचीर से कि हमने महिलाओं को मजबूत किया है देश में, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, वो भी सब चीज़ें बिल्कुल बाहर हैं और तय हैं। मॉनसून सेशन, हमारे साथी ने ये बात बोली थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मॉनसून सेशन तो मौन में निकल गया, जबकि मणिपुर की बात होनी चाहिए थी। अब इस विशेष सेशन में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं उसी तरीके से नोटबंदी या जो रातों रात डिसीजंस हो जाते हैं, वैसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेंसस का कल्चर जा चुका है। कोई भी पार्लियामेंट में किसान विरोधी लेबर कोड्स और इस तरीके की चीज़ें जो है बिना डिस्कशन के पारित की जा रही हैं। तो लोकतंत्र को बचाने का तो अभी ज़रूर नौबत आ चुकी है। वन इलेक्शन की जो बात हो रही, किसे देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शंस जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। तो इस तरीके से अगर उसमें छेड़छाड़ की जाएगी या फिर एक एजेंडा के तहत पूरा देश जो है इलेक्शंस देखेगा, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। विशेष सत्र की बात की गई, इससे पहले जब कल ही मुंबई में मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की, क्या इन तमाम गठबंधन की जो बातचीत चल रही है, तमाम पार्टी से एकजुट हो रही है, इसको देख करके विशेष सत्र बुलाया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस हो रहा है, कहीं ना कहीं सकपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी ज़मीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, इनके लिए सत्ता का मतलब है एक ऐसा बेरोक नियंत्रण जो सारे संसाधनों पे, जल जंगल ज़मीन पे और तमाम सारे रिसोर्सेज पे होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम बाबा आजकल टीवी पर बैठे हैं, तमाम इनकी एक बड़ी फौज इकट्ठी हो गई, जो युवाओं को जो वर्ग रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं, जो धर्म की तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है? यंग कथावाचक आ गए हैं। जी, तो इनसे ज़रूर बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अच्छी बात कर रहे हो या सही राह दिखा रहे हो, तो कोई जो धर्म की बात करे, हमें उसी से ही परहेज नहीं है। धर्म की कोई सच्ची बात करे, धर्म की कोई एकता, प्रेम, एकजुटता और एक जो राइटियस पाथ की बात होती है धर्म की, वैसी बात करें तो यंग लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरगलाने की बात करें, तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की बात करें, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि तमाम पंडित और मौलवी और ये सब लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनसे बचने की हमें हमेशा ज़रूरत है।